तो यहां पर देखो ए एंड आर का ये क्वेश्चन है, कहा गया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड इन कोन्स ऑफ आईज। फोटोसेंसिटिव का मतलब है कि जो कलर को पहचानेंगे, कलर, या फोटो शब्द है फोटोन से आता है। फोटोन, फोटोन होता है सूर्य की जो किरणें हैं उसकी मापन की इकाई को हम फोटोन में मापते होते हैं, ठीक है, सनरेज को, ठीक है। ओके, तो यहां पर फोटोन के कारण फोटो सेंसिटिव हो गया, और फोटोन आता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाता है कि फोटोन को सिंथेसाइज करना, अपना भोजन जब बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। यानी फोटो वर्ड लग रहा है, फोटोन के कारण लग रहा है, फोटोन सूर्य के जो प्रकाश है उसकी इकाई है। ओके, तो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स आर फाउंड इन कोन सेल्स ऑफ आई। फोटो सेंसिटिव मतलब कि जो प्रकाश के प्रति संवेदी, सेंसिटिव होंगे, वो कोन सेल में पाए जाते हैं। तो आईज के अंदर हमारी दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है कोन, जो इस प्रकार से कोना त्रिकोणाकार होती है, ऐसे कोन सेल, और एक होती है हमारी रोड सेल, सीधी होती है, रोड टाइप में, रोड, आरओडी, ठीक है। कोन सेल जो होती है हमारी, सी से कोन और सी से ही कलर, कलर के प्रति सेंसिटिव होती है। यानी ये कोन सेल जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक हमारी कोन सेल जो होती है रेड कलर के प्रति उत्साही एक्टिवेट होती है, एक ब्लू एक ग्रीन, यही होते हैं आरबीसी, तीन प्राथमिक कलर। इन तीनों के प्रति सर एक्टिव होती है इन तीनों के प्रति, जिसके कारण इन तीनों को मिलाकर आयोडोप्सिन, फोटोसेंसिटिव के प्रति आयोडोप्सिन एक प्रोटीन होता है, आयोडोप्सिन, ठीक है। इन तीनों से क्या होता है सर, इन तीनों के कारण हमें रंग आदि दिखते हैं। आर जो रेड के प्रति उत्साहित है उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रो, एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रो, ठीक है, लाल। बी ब्लू, ब्लू के प्रति सायनोप्सिन बोलते होते हैं। जी ग्रीन के प्रति सर क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन बोलते होते हैं। रोड सेल के अंदर ना तो आर बी जी तीनों में से कोई फोटो सेंसिटिव होता ही नहीं है। वो किसके प्रति सेंसिटिव होती है सर, वो डार्क के प्रति सेंसिटिव है, डार्क, कम लाइट में काम करते हैं, कम लाइट में, ठीक है, जैसे अंधेरे में कम लाइट होता है, उसमें क्या बनता है, उसमें रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन, 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 RHODOPSIN, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किससे बनता है सर, रेटिनोल के कारण बनता है, रेटिनोल के कारण। रेटिनोल बोलते हैं विटामिन ए को, विटामिन ए को, इसलिए विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, कम लाइट में हमें दिखेगा नहीं, मतलब रात में नहीं दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और रात में हम कलर नहीं पहचानते, इसका मतलब रोड सेल जो होती है वो कलर के प्रति संवेदनशील नहीं है, कलर नहीं दिखाती है। यानी रोड सेल शरीर में हो आपके आईज में या न हो, आपके रंग कैसे दिखेंगे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। जबकि कोन सेल अगर ऊपर नीचे हो गई तो सर आप कलर के प्रति ब्लाइंड हो सकते हैं, यानी कलर आपको शायद एक आधा कलर ना दिखे, जैसे जैसे कोन सेल में जैसे जैसे सेल्स गायब होंगे उसके कारण। तो कोन सेल जो है कैसे, कोन कैसे कलर के प्रति सेंसिटिव है, जो प्रकाश में काम करती होती है। रोड सेल जो होती है आर से, रोड आर से रात, रात में काम करती है, यानी कम लाइट में काम करती है। अगर रोड सेल नहीं हुई प्रॉपर तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, निक्टोलोपिया हो जाएगा, रात में न दिखना, विटामिन ए की कमी से उसको बोलते होते हैं। तो यहां पर कहा कि हमारे फोटो सेंसिटिव जो है वो किसमें, कोन में। ये पहली लाइन बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली जो लाइन है बिल्कुल ओके है। अब दूसरी बात करते हैं, कहा द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। कहते अब जो कलर जो है ना आईज में, कहते वो पैदा नहीं होते, कहते हमारे शरीर में, ठीक है, पैदा नहीं होते, कहते इन तीन कॉम्बिनेशन से। जबकि अभी बताया हमने तीनों की तीनों अगर आरबीजी ये काम करेंगे, आईज आपकी काम करेंगे, प्रॉपर सेल काम करेंगे, तभी आपको कलर दिखेगा, नहीं तो कलर दिखेगा नहीं, चाहे बाहर कितने भी कलर हो, अच्छे से अच्छा कलर हो, कलर बाहर पैदा नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इसको डॉक्टर गीता मिश्रा मैम। कलर शरीर से कहते बाहर नहीं, शरीर के अंदर है। अगर आपकी आंख काम नहीं कर रही है प्रॉपर तो आपके कलर चाहे कितने भी हो दुनिया में अच्छे अच्छे कलर हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कलर को एक्सप्लेन करने का जो जिम्मेदारी है वो कोन सेल पर है। तो कहते कोन सेल, यहां पर नोट बता रहे, तो नोट वाली बात ये गलत है, नोट नहीं चलेगा ये, ठीक है। हाँ यस, कि प्रकाश जो तीनों कोन सेल के जो शंकु है, तीन प्रकार की जो कोन सेल है, ये क्या करती है, ये फोटो पिगमेंट्स और कलर के प्रति क्या है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव है। ये कह रहे कलर्स के प्रति सेंसिटिव नहीं है, ये सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना, भाषा बहुत टिपिकल बनाई है, ठीक है। नोट वाली बात गलत है, बस ये नोट नहीं होता तो हमारा प्रश्न ए एंड आर दोनों सही होता और सब कुछ ओके होता। यहां पर ये नोट जो वर्ड है वो गलत है, यानी कि ये इन्होंने कहा सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नोट प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ कोन्स। कौन तीन टाइप की बताई, आरबीजी के रूप में बताई, आरबीजी, इनको हम एस एम एल के रूप में भी देखेंगे, शॉर्ट वेव्स के प्रति सेंसिटिव होती है कुछ, ठीक है, कुछ जो है लॉन्ग वेव्स के प्रति, रेड लॉन्ग वेव्स के प्रति होती है, कुछ मीडियम वेव्स होती है, ठीक है, उनके प्रति सेंसिटिव होती है, अलग अलग वेव्स के प्रति सेंसिटिव होती है। बुक्स में आप एस एम एल वर्ड देख सकते हैं, ठीक है, एस कोन, एम कोन, एल कोन, बोले तो लॉन्ग वेव्स के प्रति, सन में अलग अलग वेव्स है ना,
तो किसके प्रति कौन सी सेंसिटिव है, उस तरीके से, ठीक है। तो वो कलर पैदा करती है कौन सेल, सेंसिटिव है, इन्होंने कहा कि सेंसिटिव नहीं है, नोट, ठीक है, यही बात अपनी गलत है, ठीक है, यही बात गलत है। तो ए तो बिल्कुल बात सही है, परंतु आर जो है बिल्कुल 100 में 100 गलत है। अगर नोट नहीं होता तो इसका उत्तर क्या होता डॉक्टर सोमाली सैन मैम, अगर इस प्रश्न में नोट वर्ड नहीं आता, केवल नोट नहीं आता, उतने में इस प्रश्न का उत्तर बदल जाना था सर, व्याख्या भी सही हो जाती, ए और आर दोनों भी सही होते, ठीक है, व्याख्या भी सही होती और ए और आर दोनों भी सही हो जाते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आईज से रिलेटेड है। अब हम आईज के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। आईज सबसे पहले तो होती क्या है सर, हेड में होती है, ठीक है, ओके। आईज, अगर मैं योग की भाषा में बात करूं, दर्शन की भाषा में बात करूं, डॉक्टर सुषमा रेड्डी मैम, अगर मैं हेड, अगर मैं योग की भाषा या दर्शन की भाषा में बात करूं, तो आंख जो होती है, आंख, उसको क्या बोलते हैं हम, चक्षु बोलते हैं, या कहीं कहीं पर नेत्र बोल देते हैं, नेत्र, ठीक है, नेत्र या चक्षु बोलते हैं। अब ये जो चक्षु शब्द है, इससे कौन सा ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, रूप मतलब दृश्य, जो रूप होता है वो चक्षु से ही होता है सारा का सारा, ठीक है। यानी बाहर से जो भी अपने को देखना है वो सारा आंख के द्वारा होता है। तो आंख को हमें सेंसिटिव हो गई बहुत ज्यादा ही, कौन सेल, रोड सेल आई, कौन कलर के प्रति, रोड सेल, रोड के प्रति। बट ये तो सेल है जो कहां पाई जा रही है, रेटिना पर पाई जा रही है, रेटिना पर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आइस की 3 लेयर होती है, 3 लेयर में बांटते होते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, जैसे आइस को अगर मैं यहां पर हल्का सा बनाने की कोशिश करूं, तो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो किससे बनी होती है, फाइब्रस, फाइब्रस यानी कि एक तरह से शीशे टाइप में फाइब्रस होती है, ठीक है, कठोर सी होती है, ठीक है। आउटर लेयर होती है पहली, आउटर लेयर। फिर दूसरी अंदर बीच वाली होती है, बीच वाली लेयर होती है, वो थोड़ा सा क्या होती है, ब्लड आदि कंटेन करेगी, ठीक है। अंदर वाली मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर होती है अंदर की साइड आइस, ठीक है। अगर आपको आइस अच्छे से समझना है, आप प्लीज योगा जो एनाटॉमी की क्लासेस है उनको एक बार करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड लेयर जो होती है वो किसके लिए मानी जाती है, वेस्कुलर, वेस्कुलर बोले तो वेसल्स है वहां पर, वेस्कुलर लेयर। पहली फाइब्रस लेयर है, दूसरी वेस्कुलर लेयर है, तीसरी अंदर एक और लेयर है, तीसरी एक और लेयर है अंदर, ठीक है। वो किस लिए मानी जाती है, वो न्यूरॉन्स के लिए मानी जाती है, न्यूरॉन्स, नर्वस, नर्वस लेयर, ठीक है, नर्वस, न्यूरॉन्स कंटेन करती है, तंत्रिकाएं कंटेन करती है। पहली फाइब्रस हुई, बाहर से चल रहे हैं, बीच वाली वेस्कुलर हुई, तीसरी अंदर ही अंदर नर्वस लेयर हुई, है ना, न्यूरॉन्स जिसमें ज्यादा सप्लाई हो रही है। तो अब देखो ब्लड सप्लाई किसमें होगी, वेस्कुलर में, फाइब्रस में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो बाहर में फाइब्रस लेयर के अंदर कौन कौन आता है, फाइब्रस में कौन कौन आता है, आउटर फाइब्रस लेयर में कौन कौन आएगी, क्या क्या चीज आएगी, एक तो स्क्लेरा होता है जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ठीक है, स्क्लेरा वो है, प्लस में उसके साथ में और कौन होता है, कोर्निया, कोर्निया बिल्कुल शीशे जैसा साफ होता है, आईज के ऊपर होता है। जब आप आंखें बंद बंद करेंगे कभी कभी, तो आंखें बंद करके किसी दूसरे व्यक्ति को सोते हुए ना आंखें बंद करवा के उसको लेफ्ट राइट मूव करवाना, ठीक है, आईज को, आंखें बंद होनी चाहिए, तो पलकों के ऊपर आपको कुछ घूमता हुआ नजर आएगा, वही क्या है, वो कोर्निया है सर, कोर्निया का साइज है वो बड़ा हुआ, ठीक है, कोर्निया। और उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोर्निया में ब्लड वेसल नहीं होती, फिर भी उसको ऑक्सीजन मिलती है कहां से, ओपन आईज से, ठीक है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती होती है। अंग एकमात्र ऐसा है शरीर में जिसको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलती है एनवायरमेंट से, कोर्निया को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती होती है, ठीक है, ओके सर। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन कोर्निया को मिलती होती है, ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन नहीं मिले, क्योंकि इसमें ब्लड के लिए सर है ही नहीं, वेसल ही नहीं, ब्लड वेसल, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट है, उसमें ब्लड वेसल कभी कभी ज्यादा हो जाती है, जो जिसके कारण छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है। जब आपको गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ये स्क्लेरा व्हाइट पार्ट के अंदर छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स जो होती है, वो क्या होती है, ब्लड से भर जाती होती है। और व्हाइट लेयर है स्क्लेरा, श्वेत मंडल, और जब ये भर जाती है ब्लड से, तो क्या होता है, रेड रेड दिखती है। तो जब गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है या बीपी बढ़ जाता है, तो आईज में भी कहीं ना कहीं आपकी रेडनेस दिखती है, ठीक है, रेडनेस दिखती है, मतलब बीपी में रेडनेस दिखती है, या नॉर्मली लोगों में कईयों में दिखती होती है, लाल ही रहती है, क्योंकि उनकी यहाँ की स्क्लेरा के अंदर जो आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स होती है वो हमेशा ही थोड़ी बड़े साइज में होती है, जिस कारण से ज्यादा एरिया कवर करती है रेडनेस के साथ में, ठीक है। तो फाइब्रस होगी। वेस्कुलर लेयर की बात करें तो ब्लड वेसल्स इसमें होती है, ब्लड वेसल जो कंटेन करेंगी, सुषमा रेड्डी मैम, ब्लड वेसल्स, एक होता है कोरोइड, कोरोइड ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम का प्रश्न, कोरोइड बोलते तो रक्त रंजक, ठीक है। सिलियरी बॉडी इसमें आ जाती है, सिलियरी बॉडी, ठीक है। और आइरिस आ जाता है, आइरिस, और एक प्यूपल आ जाता है, प्यूपिल, प्यूपिल को बोलते हैं हम पुतली, ठीक है, पुतली बोलते होते हैं। प्यूपिल का क्या काम है, प्यूपिल का कोई काम है क्या, स्पेशली बताइए, प्यूपिल जो होता है उसका क्या काम है, गीता मिश्रा मैम, प्यूपिल का कोई विशेष काम है क्या, प्यूपिल एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, मैं ये कहूं क्या प्यूपिल कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं, बस वो डार्क साइड है, बीच के आंखों के बीचों बीच एक छोटी सी बिल्कुल डार्क साइड होती है, बिल्कुल ही, जो लाइट सेंसिटिव है, लाइट एंड डार्क सेंसिटिव है, ठीक है। क्या होता है जब आप प्रकाश में है,
तो ज्यादा प्रकाश अंदर न जाए, तो इसलिए अपने आप का होल जो होता है छोटा कर लेता है, प्यूपिल साइज में छोटा हो जाए, ज्यादा लाइट है तो ताकि कम लाइट अंदर जाए, नहीं तो अंधे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो साइज छोटा हो जाता है, और डार्क होता है, अंधेरा ज्यादा होता है, तब ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए, तो डार्क में ये क्या करता है, साइज को एक्सपेंड कर लेता है, अपने जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो बड़ा हो जाता है। आप ये चेक कर सकते हैं नंगी आंखों से, नॉर्मली आपको दिख जाएगा, दूसरे की आंखों में ऐसा करना, पहले उसकी आंखें बंद करवाना, उसके हाथ भी रखवा देना, फिर जो है उसको एकदम से आंखों से हाथ उठवाना, तो थोड़ा सा उसकी आंखें जो है अंदर से कुछ बड़ा होता हुआ दिखेगा, डार्क साइड, बिल्कुल बिल्कुल चीज का। तो यानी लाइट के प्रति सेंसिटिव है पीपल, ठीक है। इसलिए हम योग में क्या कह देते हैं कि सर जब भी आप आंखें बंद करते हैं लंबे टाइम तक, तो जब आंखें आपको खोलनी है तो क्या करनी है, पहले अंगुलियों से रब आदि कर लेना, ठीक है, थोड़ी मसाज कर लेना, और नॉर्मली आंखों को रखे तो आप हल्के हल्के से खोलना, एकदम से मत खोलना, क्योंकि एकदम से आंखें चौंधिया जाती है, ठीक है, दिखता नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए, ठीक है, ताकि रेटिना पर एकदम से प्रेशर ना जाए, लाइट्स ओवर लाइट ना जाए, क्योंकि आपने लंबे टाइम से आंख बंद करी। तो ये तरीका होता है ओपन करने का योग में, ये एक लॉजिक दिया जाता है योग में, ठीक है। तो यहां पर आपको नर्वस लेयर की बात करें तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स वाली जो लेयर है उसमें क्या होता है, रेटिना पाई जाती है, रेटिना, रेटिना, ठीक है। रेटिना होगी, आपकी नर्व्स होंगी, सारी सारी रेटिना नर्व्स हो जाएंगी, या कोई अंदर के ह्यूमर्स आदि है वो सारी सारी यहां पर पाई जाएंगी, ठीक है, मतलब लिक्विड। अब देखो यहां पर अपने से प्रश्न क्या पूछा है, वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल जिसमें है, ब्लड वेसल किसमें, कोरोइड में है, कोरोइड है क्या सर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी जो है कोरोइड है। कॉर्निया में सर कोई ब्लड वेसल होती ही नहीं है, ये हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। स्क्लेरा की बात करें, स्क्लेरा में सर ब्लड वेसल होती है, परंतु ये किस में आ रहा है, बाहर के पार्ट में आ रहा है, ये टुकड़ा टाइप में है, ठीक है, एक कांच का टुकड़ा टाइप में ना, वैसा हार्ड हार्ड है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा, आयरिस हो जाएगा, आयरिस, ठीक है, आयरिस में ब्लड वेसल्स है, जो बड़ा पार्ट है, एक तो आंखों के बीचों बीच छोटा सा पार्ट है, उसको तो मैंने बोला प्यूपिल, ठीक है, और एक व्हाइट पार्ट के बीच में बड़ा सा साइज है, ठीक है, बड़ा साइज है, वो पूरा पूरा आयरिस है, ठीक है, आयरिस, वहां पर ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, वही जो है वहां पर मसल्स भी है, वो आइज की मसल्स भी होती हैं, वो क्या करते होते हैं, आइज को बड़ा, इसको प्यूपिल को खींच लेती है वापिस पीछे की तरफ, और कभी कभी इसको ऐसे ढीली छोड़ देती है और ऐसे बंद कर देती है इसको, ऐसा ये काम होता है, ठीक है, आइज के अंदर का। तो आयरिस और कोरॉइड, ये ऑप्शन नंबर सी और डी अपना राइट होगा। यही पूछा हमने, वेस्कुलर कोट यस में पूछा है, तो सी और डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं समझे होंगे आप लोग चीजें मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहां पर। ओके, दो और चीजें होती है इंपॉर्टेंट, बेसिक बातें आप समझे, यहां पर दो और इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इस प्रश्न का ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर सी और डी, मतलब कोरोइड और आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि रेटिना जो होता है, आपकी आइज का जितना भी इमेज जो होगी, जितनी इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, वो सीधी छवि कहां बनाता था, रेटिना पर बनाता है, और हमने ये सुना होगा कि वो सर उल्टी बनाता होता है, इमेज, इमेज उल्टी बनाता होता है, ठीक है। आपके आइज के बीच में लेंस में से गुजरती है, और लेंस का क्या नाम है, वो लेंस कैसा होता है, वो लेंस उत्तल होता है या अवतल होता है, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। सर लेंस जो होता है कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरह से उभरा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है, बाई कॉनकेव बोलते हैं उसको, बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सॉरी, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों तरफ से उभरा हुआ, जैसे रोटी फूल जाती है ना वैसे उभरा हुआ होता है, ठीक है। जब पास में देखते हैं तो ये और ज्यादा उभर जाता है, जब दूर देखना होता है तो ये पतला हो जाता है, इसको जो सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है, वो इसको खींच लेते हो जिससे पतला हो जाता होता है, ठीक है। जैसे रोटी है, फूल जाएगी तो बीच में से वो खूब सारी चौड़ी हो जाती होती रोटी, और जब उस रोटी को हम थोड़ा सा खींच देते हैं तो पतली हो जाती है उसकी दोनों लेयर्स, सेम वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। इमेज उल्टी बनती है, पर यहां से ऑप्टिक नर्व जाती है, तो जो ब्रेन के किस पार्ट में जाएगी, ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी, ऑप्टिक नर्व, वो हमारे दृश्य का कार्य करती है, और वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, और वहां जाकर के हमें क्या दिखाई देती है, पिक्चर सही सलामत सीधी दिखाई देती है, ठीक है, सीधी दिखाई देती है। ओके, बात समझ में आ गई, सीधी दिखाई देती है, एक बात। अब ऑप्टिक नर्व बात आ गई, तो ऑप्टिक नर्व मुझे बताओ स्पाइनल नर्व है या कोई मसल की नर्व है, कौन सी नर्व है, ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है, नम्रता शाह मैम, प्रश्न चलते चलते आ रहा है, ऑप्टिक नर्व कौन सी है, ऑप्टिक नर्व सर OPTIC, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व एक क्रैनियल नर्व है, क्रैनियल नर्व कितनी है सर, 12 पेयर है, जिसमें से ऑप्टिक 3 ओ थे, ऊट था फगवा का, ऐसा कुछ याद है, ठीक है, VAH ऐसे फगवा का, इसको ये सूत्र मैंने लिख दिया है, सारी नर्व्स आपको याद होनी चाहिए, आगे फिर आई तो मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है ऊट था, तो मैं ये पहले 3 O को एक्सप्लेन करता हूं, पहले 3 को LPG से याद किया था, L से ओल फैक्ट्री, पहली नाक के लिए है O, ठीक है, ओल फैक्ट्री, दूसरी OP, P बोले तो ऑप्टिक के लिए है, मतलब दृश्य के लिए दूसरी नर्व, और तीसरी G नहीं होता, C बोलेंगे हम यहां पर, LPG में G होता है, बट यहां पर हमें काम चलाना है, ट्रिक बनानी है, LPC बोलेंगे,
तो सी में ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर मतलब आईज को मूव आदि करवाएगी, लेफ्ट राइट में दिखाएगी। ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, सेंसरी है या मोटर? ऑप्टिक नर्व मुझे बताओ सेंसरी है या मोटर? सोमाली सैन मैम, आपसे कितनी बार प्रश्न पूछा मैंने, कभी उत्तर नहीं देते आप। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व सर डायरेक्टली सेंसरी है। क्यों सर सेंसरी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये सेंस करती है, आप जो भी देख रहे हैं उसको अंदर लेके जा रही है, ब्रेन में लेके जा रही है, बाहर से लेके नहीं आ रही, बाहर कुछ आंख को कुछ दे नहीं रही है, आंख से लेकर के जा रही है इंफॉर्मेशन सारी सारी ऑक्सीपिटल में ना, सेंस कर रही है रूप को। चक्षु, जैसे मैंने बात की थी कि चक्षु जो है वो क्या करता है, रूप को ज्ञान प्राप्त करता है, रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि ये ऑप्टिक नर्व ज्ञान इंद्रिय के रूप में प्रयोग हो रही है, यहाँ पर नर्व है ना, सेंस के रूप में, सेंसरी नर्व के रूप में प्रयोग हो रही है। क्लियर है? बाकी सारी नर्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 12 की 12 नर्व्स क्या है, कैसे है, ए टू जेड। ठीक है सर, तो यहां पर ऑप्शन हमारा सी और डी तो राइट हो गया डॉक्टर गोगावट सर। अब मुझे ये बताओ स्क्लेरा एंड कोर्निया ये क्या चीज है? अब ये किसमें आई, स्क्लेरा और कोर्निया, इनको मैं किसमें अरेंज करूं? स्क्लेरा और कोर्निया इन दोनों को भी मुझे अरेंज करना है, इनको मैं क्या कहूं सर? न्यूरॉन्स में तो नहीं है, अंदर वाली पार्ट में नहीं है, ठीक है, तो कहां है? आउटर पार्ट में। आउटर कौन सा? आउटर फाइब्रस लेयर, फाइब्रस, ठीक है, फाइबर टिश्यू की बनी होती है सर। ऐसा कौन सा है आंख में जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है? डायरेक्ट ऑक्सीजन कहां से लेगा? एनवायरमेंट से लेगा, इसलिए आप दौड़ेंगे चलेंगे तो आपको नॉर्मली जो है ऑक्सीजन मिलेगी। अब इसका मतलब ये ही नहीं है मृणाली मैम कि आपने जैसे तुरंत पढ़ा और तुरंत पढ़ते ही जो है कि ओहो चलो दौड़ करके आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपको बैठे बिठाई भी मिल जाती है। परंतु ये अच्छी बात है कि आपको मूवमेंट करना ही चाहिए, बॉडी की मूवमेंट करना चाहिए, चल फिर लेंगे साथ में तो पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, और आईज आपका कोर्निया जो उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर कंटिन्यूसली आपने आंखें बंद करके रखी तो आंखें मुरझा सी जाएंगी, क्योंकि कोर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कोर्निया को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, यानी आप 24/7 सोने की एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको उठना पड़ेगा, ठीक है, उठना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ओके सर, क्लियर है? ए और बी आपकी फाइब्रस लेयर में आ गई। इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा सी और डी। आगे चले, सी और डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, आगे और चर्चा आई तो आगे और हम बात करेंगे। ओके नेक्स्ट, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों में क्या हो रहा है? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज ही बन रही है। और ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, नई चीजों से बन रही है ग्लूकोज। तो नई चीजों से जब बनती है मतलब कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनती, एन बोले तो नोट, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो बने, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब बने, ठीक है, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके कौन है सर? विटामिन तो कोई ऊर्जा आदि देते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, विटामिन तो बस डिजीज करते हैं, अगर नहीं है तो सर बीमारी कर देंगे, ठीक है, इतना ही है। या हमारे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, तो कैटलिस्ट की भूमिका में कार्य करते हैं, कैटलिस्ट मतलब किसी क्रिया को तेज आदि करना या स्लो आदि करना, ऐसा, ठीक है, ऊर्जा नहीं देते विटामिन, ओके, ये रोग कर देते हैं। अब सर कार्बोहाइड्रेट उत्तर नहीं होगा, विटामिन उत्तर नहीं होगा, तो क्या हुआ? बी और सी अपना उत्तर हो जाएगा, बी और सी। नॉर्मली ये ग्लूकोज कब देते होते हैं सर? स्ट्रेस की कंडीशन में, अदरवाइज आपका ग्लाइकोजन जो होता है वही टूटता रहता है ग्लूकोज बनाने के लिए, या शरीर सीधा जो है कार्बोहाइड्रेट लिया उसको सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता होता है, ठीक है। अमीनो एसिड टूटता है, ठीक है, प्रोटीन है एक फॉर्म में, प्रोटीन, कल को प्रोटीन मिल सकता है यहाँ पर, फैटी एसिड होता है लिपिड्स के रूप में, ठीक है, प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटियोलाइसिस कहलाएगा, प्रोटियोलाइसिस होता है, ठीक है, लिपिड टूटता है तो लिपोलाइसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो वर्ड हो रहा है, लिपोलाइसिस प्लस प्रोटियोलाइसिस करके ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करने के लिए आपको ये दो चीजें करनी पड़ती है, आपको क्या क्या? प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस, ओलाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, ठीक है, कि लिपिड टूट करके आपका ग्लूकोज बनाएगा और आपका प्रोटीन टूट करके ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। जनरली ये नहीं होता है, परंतु ये इमरजेंसी केसेस में ज्यादा होने लगता है, ठीक है, या सामान्य रूप से अगर किसी किसी के शरीर में होता है तो उस टाइम क्या होने लगता है सर? ग्लूकोज का लेवल आपके शरीर में बढ़ने लगता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, और ग्लूकोज का लेवल अगर अति पार कर गया, ठीक है, तो इंसुलिन जो है उसको संभाल नहीं पाएगा, बीटा सेल पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकल रहा है वो सर उसके लेवल से ऊपर का काम हो जाएगा, इंसुलिन को भी ये क्या करेगी? कमजोर कर देगी। तो ग्लूकोज का लेवल कहां बढ़ेगा? ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड ग्लूकोज का हाई होना ही क्या होता है सर? शुगर, शुगर, ठीक है। नॉर्मली प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस कब हो रहा है सर? अंडर स्ट्रेस कंडीशन में हो रहा है, यानी अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहा, आपको थोड़े टाइम का स्ट्रेस सबके जीवन में आता है और आना ही चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस दो प्रकार के स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस हम अच्छा मानते हैं, डिस्ट्रेस हम बैड स्ट्रेस मानते हैं, कि कोई ऐसा स्ट्रेस, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वो नेक्स्ट ईयर कर जाएगा, अच्छे रूप में है, उसको आगे मोटिवेट रखने के लिए यू स्ट्रेस होना चाहिए उसके पास, नहीं तो वो कुछ भी करने लग जाएगा फिर, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रेस बुरे टाइप का, वो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, और इतना पढ़ रहा है कि वो अपने आप की सर कहीं ना कहीं अवहेलना करता है, सेल्फ स्टीम लो हो गया, ठीक है, स्ट्रेस में चला गया, एंगर में चला गया और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो वो डिस्ट्रेस बन गया उसका,
ठीक है ना? मतलब एक ही चीज आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है, डिस्ट्रेस और स्ट्रेस दोनों। एक लेवल के पार चला गया स्ट्रेस तो डिस्ट्रेस हो गया। तो जब स्ट्रेस कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक रहता है तो प्रोटियोलाइसिस लिपोलाइसिस होता रहेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस चलती रहेगी, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता रहेगा ब्लड का, ठीक है। फिर आप चाहे चीनी खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज बनता जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहेगा चाहे कुछ भी खाओ। और इससे हम क्या कहेंगे सर, हमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया यानी कि डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज हो गई है, ठीक है। यही तो शब्द यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर मुझे केवल ग्लूकोजेनेसिस को ही रिप्रेजेंट करना है, डायबिटीज को नहीं चर्चा करनी है हमें। तो मैं 2-3 शब्द लिखता हूं। एक क्या वर्ड यूज किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बनना, ग्लूकोज बनना, से ग्लूकोज फॉर्म होना, ठीक है। ये होता है ग्लूकोजेनेसिस में। और दूसरा एक और होता है, दूसरा दूसरा क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जब लगेगा मतलब समझ लेना जन्म होना। ये ऊपर ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का जन्म हो रहा है, नीचे ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का जन्म हो रहा है। ये ग्लाइकोजन कब बनती होती है सर, ग्लाइकोजन बनती होती है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन का बनना, क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। एक बात, ठीक है। अगली बात हम करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, दो शब्द हो रहा है। जब ये पहली बात जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है तो उसमें कौन टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है सर, नॉन कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन टूटा, लिपिड्स टूटे। लिपिड्स टूटे तो हमने वर्ड यूज किया लिपोलाइसिस, प्रोटीन टूटा तो प्रोटियोलाइसिस। सबको जोड़ लेना नहीं तो गड़बड़ कर दो, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। लिपिड टूटा तो लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस। ये दोनों ऐसे ऐसे टूटे सर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए, तब जाकर के हमारा क्या बना सर, ग्लूकोज बना। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और इसमें हमारा क्या होता है सर, अगर केवल और केवल ग्लाइकोजन से ही हमारा ग्लूकोज बने, जैसे ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में, ग्लाइकोजन, पहले तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया, उसको तो हमने क्या बोल रखा है, उसको बोल रखा है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का जन्म हुआ। अब ग्लाइकोजन वापस टूट करके ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। तब क्या बनता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में सर, ग्लाइकोजन टूट रहा है तो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, किससे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। आशा करता हूं मेरी बात को पूरा समझ पा रहे होंगे मैं क्या चर्चा कर रहा हूं। ज्यादा अच्छे से वही विद्यार्थी समझ पाएगा जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास को अटेंड किया होगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन वाली, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी हमारी सारी बातें। ओके, कुछ गलत तो नहीं लिखा है आयुषी मैम, जल्दी से बता दीजिएगा। ओके, ठीक है सर, बात क्लियर है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसके अलावा कोई शब्द नहीं था, यही हमारे शब्द है, इनको याद रखना। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जब होता है, नियोजेनेसिस, तब ये ग्रीन वाली बातें होती है, प्रोटीन टूटा, लिपिड टूटा। और सब ने क्या बनाया सर, सब ने जो है ग्लूकोज ही बनाया, और ग्लूकोज बनाया, अमाइनो एसिड प्रोटीन की इकाई है, फैटी एसिड भी लिपिड वसा की इकाई है, फैट की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट कहलाएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां पर, कंफर्म कीजिएगा। ओके, आयुषी मैम आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न, नेक्स्ट। इस प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है पिछले वाले में। नेक्स्ट प्रश्न आप संभालिएगा, इसको देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। मोनिका शेतीगर मैम, मनीषा महाराज जी, हमारे शरीर में बोन्स होती हैं और बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं सारी की सारी, ठीक है। बोन्स, ये बोन्स कहां पर कौन सी रहती होती है, तो देखो मैलियस जो होती है, मैलियस, MIS नाम सुना होगा, MIS, मिस, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। अरे, तीन शब्द, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों के तीनों कान के ईयर के अंदर पाई जाती है। और एक कान में 3 है, दूसरे कान में भी 3 होगी, तो कान में पाई जाने वाली टोटल कितनी है, 6 हड्डियां। पेयर के रूप में बोले तो 3 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। मैलियस, इनकस, स्टेप्स। मैलियस जो होती है आउटर साइड में होती है, इनकस बीच में होती है, और स्टेप्स सबसे अंदर होती है। एस स्टेप्स होती है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन बोलते हैं, पूरे शरीर में सबसे छोटी बोन स्टेप्स होती है, ठीक है। यहां पर इन्होंने मैलियस का ऑप्शन दिया था,
ऑप्शन नंबर ए, ए, ठीक है। कहां पर होती है? ईयर में। तो अब मैं क्वेश्चन पर देखता हूं उत्तर मेरा बनता है नहीं बनता। एग्जाम में बैठे और मुझे आता ज्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसा मैं स्टूडेंट हूं, तो उस टाइम में क्या करेंगे, ए का 3 से बनता है क्या नहीं, सूची वाले क्वेश्चन ए का 3 जहां नहीं है एलिमिनेट कर दो, और ये आप कंफर्म होने चाहिए पर, ठीक है। हो गया सर, उत्तर ही मिल गया हमें, इनडायरेक्टली आंसर ही मिल गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। मैक्सिला जो होता है, मैक्स मतलब तो ऊपर वाला जबड़ा, मैक्सिला को ऊपर वाला जबड़ा के नाम से जानते होते हैं, मैक्सिला, ठीक है, अपर जो। सेम ऐसे ही आगे बात करें, स्टर्नम, स्टर्नम जो होती है छाती के बीचों बीच होती है, चेस्ट के बीचों बीच दो भागों में बांटती है, जहां से रिब्स आके जुड़ती है। रिब्स कितनी जुड़ती होती है स्टर्नम से, कितनी रिब्स जुड़ती है डायरेक्टली, डायरेक्ट जो रिब्स जुड़ती होती है वो कितनी होती है स्टर्नम से जुड़ने वाली, डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती है। स्केफोइड होती है रिस्ट बोन, ठीक है, जो कार्पल्स हम बोलते हैं, उन 7 कार्पल्स में से एक है कार्पल। एक हाथ में 7 होती है, दूसरे में भी 7, इस प्रकार से दो, सॉरी, एक हाथ में 8 होती है, दूसरे हाथ में भी 8 होती है कार्पल, तो दोनों 16 हो जाती है कार्पल दोनों हाथों में। टार्सल जो होती है वो 7 होती है, टार्सल जो होती है, टार्सल वो 7 होती है एक पैर में, दूसरे पैर में भी 7, तो इस प्रकार से 7 और 7 14 टार्सल हो जाते हैं दोनों हाथ, दोनों पैरों में, और कार्पल जो होते हैं दोनों हाथों में 16 हो जाते होते हैं, ठीक है। देन अगेन मोनिका क्षतिकर में गलती से मैं ये बोल गया हूं कि कार्पल 7 होते हैं, उसको प्लीज सही कर लीजिए, कार्पल जो होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हुआ। अब हमें जो है ये बात देखो, अब मुझे ये बताओ सारी हड्डियां जो है, ये जो स्क्रीन हमें उत्तर मिल गया इस प्रश्न का, मैं इस बात को साफ करता हूं, इस बात पर हमें और चर्चा करनी है गहन, कल को प्रश्न बहुत आते हैं इसमें से। मुझे ये बताओ जितना भी ये प्रश्न है, ये प्रश्न सारा का सारा, सारा का सारा एक्सियल से है या ओनली अपेंडिकुलर से, बताओ क्वेश्चन कहां से है, किस जगह से ये एक्सियल स्केलेटन से है या अपेंडिकुलर से है। एक्सियल में हम बोलते हैं एक्सी 80 बोलते होते हैं डी, अपेंडिकुलर में 126 बोलते थे 126। आप बताइए कहां से है क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रशेखर साहब बहुत बढ़िया उत्तर दिया सर, ये जो है क्वेश्चन दोनों जगह से है, हम ये नहीं कह सकते कि सर अकेला एक्सियल से है, क्योंकि मैलियस हाथ की हड्डी है, ठीक है, हाथ की हड्डी है, ठीक है, और हाथ हमारा अपेंडिकुलर में आता होता है, ठीक है, तो सर दोनों का है कहता है ना। चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया, कहते दोनों का ही है सर, ओनली एक्सियल का नहीं है। बहुत अच्छा कमेंट किया सर चंद्रशेखर जी, बहुत ही बढ़िया, दोनों का है, ठीक है। आपकी जो ये स्कैफोइड होती है, सॉरी स्कैफोइड की बात कर रहा हूं, स्कैफोइड, स्कैफोइड जो होती है हाथ की हड्डी होती है, स्कैफोइड हाथ की होती है, मैलियस तो कान में होती है, स्कैफोइड हाथ की हड्डी होती है, ठीक है, कलाई में। तो ये क्या हो गया सर अपना अपेंडिकुलर भी है, आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, अपेंडिकुलर भी है, अपेंडिकुलर और मैलियस मैक्सिला और स्टर्नम, ये तीनों क्या है एक्सियल से है, ठीक है। तो इट मींस आपके ये क्वेश्चन बनेंगे सर अगली बार, ठीक है, ऐसे। तो हमें याद रखना है, इनको अच्छे से याद रखना है। तो देखो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, एक्सियल एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को कैसे याद रखें, अपेंडिकुलर जो मिड लाइन जो ये है हमारी है बीच में सेंटर लाइन, इसको एक्सिस बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं भी देखना तो सेंटर लाइन उसकी जो होती है एक्सियल बोलते होते हैं, जहां पर वो चीज घूम सके, ठीक है, यहां पर घूम सकती है पूरी बॉडी, ठीक है, तो एक्सियल। इसके नियर बाई जो एरिया है वो लगभग क्या है सर, एक्सियल है। ये ब्लू ब्लू एरिया जो दिख रहा है ये सारा एक्सियल स्केलेटन है, इसके जस्ट पास में जो हड्डियां है एक्सियल, ठीक है, ओके। और इससे जो दूर जाती जाएंगी जितनी, और अपेंडिकुलर की स्पेलिंग देखो लंबी है, लगभग लंबी दूरी जो तय करेंगी दूर तक जाएंगी, ठीक है, दूर तक गई, वो सारी की सारी सर क्या हुई सर, सारी अपेंडिकुलर में आई, ठीक है। तो देखो एक्सियल की बात करें, एक्सियल स्पेलिंग छोटी तो छोटी थोड़ी हड्डियां, अपेंडिकुलर की स्पेलिंग बड़ी, अपेंडिकुलर की स्पेलिंग बड़ी, तो सर लगभग बड़ी हड्डियां, ऐसा गारंटी नहीं है कि सारी ही बड़ी हड्डियां होंगी, ये मत कह देना कि हमेशा बड़ी बड़ी होती है, मतलब मेरा समझाने का अभिप्राय है कि लंबी दूरी वाली, ठीक है, जैसे हाथ पैर में हो गई ये वाली, ठीक, हालांकि छोटी भी हड्डियां अपेंडिकुलर में आ जाती है, जैसे रिस्ट बोन आदि होगी, तो अपेंडिकुलर में 126 होती है। पहले हम एक्सेल की बात करें, 80 हड्डियों में क्या क्या होता है, देखो सारी हड्डियों को एक एक तो नहीं कराऊंगा मैं, फिर भी आप देखना क्रैनियल में कितनी होती है, क्रैनियल में 8 होती है 7 होती है, बताइए शब्द था स्टेप ऑफ, कितनी होती है क्रैनियल में, मृणाली मैम कितनी होती है पूरे क्रैनियल में अपनी 8 बोन्स जो होती है सर क्रैनियल के अंदर होती है। फेस में कितनी होती है, फेस में, फेस की बात करें तो सर फेस में कितनी हड्डियां होंगी, आपका जो चेहरा है उसमें भी तो हड्डियां होती है, उसमें कितनी हड्डियां बोलेंगे फेस में, सर फेस में 14 बोलते हैं, ठीक है? चेहरे में च से चेहरा और च से 14 14, ठीक है, 14 और 8 कितनी होगी 22 होगी सर 22। एक अब आपके कानों में तीन तीन कानों में होती है, तीन मैलियस इनकस और स्टेप्स, ठीक है, ये कितनी होती है मैलियस इनकस और स्टेप्स, MIS तीनों, तीन इधर 6 हो गई, 22 और 6 28 होगी। एक सर आपके जस्ट यहां थायराइड के आसपास होती है हॉइड बोन बोलते हैं जिसको, फ्लोटिंग बोन बोलते हैं हॉइड बोन, ठीक है, उसको मिलाकर कितनी होगी टोटल 29 बोन होगी सर, यानी कि आपके ऊपर ऊपर के एरिया में खोपड़ी से ऊपर, ठुड्डी से ऊपर की बात करें
तो आपकी कितनी होती है 28, और नीचे अगर हाइट को भी मिला लेते हैं तो 29 टोटल बन जाते थे टोटल। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर जैसे ही प्रश्न पूछे कि स्कल में आपकी कितनी बोन है 28 या 29 या 22, आपको उस तरीके से उत्तर देना है जैसा आपका उत्तर होगा। ठीक है, एकमात्र ऐसी बोन हॉइड है जो फ्लोटिंग है, जो किसी से जुड़ाव नहीं रखती, बिना जोड़ के पाई जाती थी। इसके बाद में फिर नीचे आते हैं तो आपकी वर्टिब्रा होती है। अडल्ट की बात कर रहा हूं, अडल्ट में 206 हड्डियां होती है। अडल्ट की बात कर रहा हूं, 29 बोन हो गई, देखो 80 में से 29 आ गई अपने पास चेहरे भी। ठीक है, ऊपर ऊपर की। अब नीचे आए तो सर हमारी वर्टिब्रा जो है, वर्टिब्रा कितनी होती है 26 वर्टिब्राज होती है 26। और बाहर कहां से होती है 26 वर्टिब्रा कौन कौन सी होती है सर? पहली सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 12 में 7 के 5, सैक्रम में सर 5 थी बट 1 हो जाती है बड़े होकर के, कोक्सिस में 4 थी बड़े होकर के 1 हो जाती है। इस प्रकार से 26 हड्डियां होती है। डन। आगे बात करें, ये तो होगी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा थोरेसिक से कितनी जुड़ी होती है? रिप्स। रिप्स सर 12 होती है, 12 और 12 24 रिप्स हो जाती है दोनों साइड में। 24 की 24 रिप्स आगे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ती हैं किस हड्डी से सर? एक स्टर्नम, उससे जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये कितनी होगी 24 और 26 कितनी हो जाती है सर? टोटल 50 हो गई, 50 और 51। ठीक है, टोटल जोड़ो 51 प्लस 29 कितनी हड्डियां हुई? जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा मेरे को मैथ कमाता है, गिनती करिएगा डॉक्टर चंद्रशेखर साहब। कितनी हो गई 29 और 51 सर 80 हड्डियां पूरी होगी। एक्सेल में 80 हड्डियां ये होती है। नाम याद रखना सर, आपको नाम नहीं भूलना है। ठीक है, नाम नहीं भूलना है, नाम भूले सर काम से गए। नाम नहीं भूलना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट काम है। ओके ठीक है सर। तो अगर मैं ये बात करूं, यहां पर शब्द आया था अपना चेहरे के लिए वर्ड आया था कि जो क्रेनियम है उसमें कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन सी हड्डियां थी। शब्द हमने दिया स्टेप ऑफ, ट्रिक दी। अब मैं इनको सबको साफ करता हूं। एक्सेल हमने देख लिया, क्रेनियम की बात, स्टेप ऑफ। अब से क्या था? स्फिनोइड था, स्फिनोइड। टी से टेम्पोरल, ई से इथमोइड, इथमोइड। पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सीपिटल। ओ के अंदर छेद है, इसका मतलब यहां से ब्रेन की पूंछ जो होता है इसके अंदर से जाती होती है, जिसको फेरामन मैग्नम बोलते होते हैं, वहां से निकल के नीचे जाती होती है, ऑक्सीपिटल। ठीक है, एफ से फ्रंटल बोन, फ्रंटल। सर ये तो 6 ही हुई, गलती गड़बड़ हो गई, हमने 8 बोला था। क्रैनियम की कितनी होती है? 8 होती है। ये तो सर 6 ही हुई, गड़बड़ क्या है बताओ जल्दी से। सर इसमें से ऐसी है 2 बोन जो 2-2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है लेफ्ट राइट में, और पैराइटल आपकी 2 होती है लेफ्ट राइट में। तो अब सर देख लो कितनी होगी टोटल। ठीक है 8 होगी। ठीक है सर, फेस के अंदर, फेस के अंदर कितनी होती है? फेस में 14 होती है, चेहरे में 14 होती है, 14 14 14। तो 14 को याद रखने का वैसे तो ट्रिक है, माई मैंडिबल चूज 9 वेरी लार्ज जोमेटोपीसस। आप याद रखना चाहते तो पीएम सीएम। ठीक है, एलवीएन से भी काम चल जाएगा, एलवीएन ऐसे भी काम चल जाएगा, जैसे पीएम सीएम एलवीएन। कितनी होगी सर? ट्रिक में जितनी भी है इसको हम देखते हैं। पी से, पर आपको नाम याद होना चाहिए। पी से पैलाटीन, पैलाटाइन चेहरे की। एम से सर एक होता है मैक्सिला, मैक्स मतलब ऊंचा, ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला। ठीक है, एक होता है एम मैंडिबल, मैंडिबल बोले तो नीचे वाला जबड़ा यानी ठुड्डी वाली हड्डी, मैंडिबल। ठीक है ओके। सी से कौनचे, नाक के अंदर कौनचे, नेजल कौनचे। ठीक है ओके। एल से सर, एल जो होता है लैक्रिमल, आंसू वाली हड्डी के आसपास जहां से आंसू ग्रंथि निकलती थी वहां पर आंखें के पास लैक्रिमल। वी से वोमर। एन से, एन जो होता है अपना नेजल। ठीक है, नेजल बोन। ये अपनी होगी सर हड्डियां। अब मुझे ये बताइए कि सर ये तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो 7 ही हुई सर। आपने बताया 14 है। ठीक है, तो 14 कैसे हुई सर? 14 क्योंकि 7 को दोनों साइड होती है, पूरे लेफ्ट राइट में दोनों साइड होती है पूरी बराबर। ठीक है ओके। इनमें से एक ऐसी है, एक हड्डी ऐसी है जो एक ही होती है, वो कौन सी है सर? एक ही होती है, मैंडिबल एक होती है, और वोमर भी एक होती है। अब गिनो। ठीक है, अब ये नेजल 2 है, लैक्रिमल 2 है, कौनचा 2 है, मैक्सिला 2 है, पैलेटिन भी 2 है। ठीक है, क्लियर हुई? ओके, एक और कौन सी रहेगी? जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक भी 2 होती है। ठीक है, टोटल हो गई क्या 14? चंद्रशेखर साहब 14 होगी क्या टोटल? एलवीएन जेड, जेड लास्ट में करें ना, ए टू जेड जो होता है। ठीक है, ऐसे पीएम सीएम एलवीएन और जेड को मत भूलना। ठीक है, टोटल हो गई अभी, क्लियर है? ओके, ब्यूटी बोन के रूप में हम जिसको जानते हैं जाइगोमेटिक को। ये अपनी क्या होगी सर? 14 बोन होगी, 8 22 होगी, और बाकियों के मैंने नाम एक एक करके आपको बताई दिए। रिब्स की बात करें तो रिब्स कितनी होते हैं? 12 पेयर। कहां से निकलते हैं? पीछे से। कहां से जुड़े होते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं पीछे से, जिसमें से पहले 7 जो होते हैं सत्य होते हैं, 1 से 7 सत्य होते हैं। अगले 3 जो होते हैं 8 9 और 10, ये सर झूठे होते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं इनको।
और सर अगला 11 और 12 जो होता है, ये देखो नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये उड़ रहा है हवा में, है ना, किडनी की रक्षा के लिए जुड़ता ही नहीं, आके फ्लोटिंग रिस्ट बोलते हैं, 11वीं और 12वीं को फ्लोटिंग बोलते थे। देन है आगे एक साइड में स्टर्नम से जुड़ जाते हैं। सारी हड्डियां एक एक एक्सियल की हमने कर ली, एक एक कर ली, अभी भूलना मत इसको, आगे बाकी की हड्डियां करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपेंडिकुलर की बात करें, जब अपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चंद्रशेखर जी, वहां पर करेंगे अपेंडिकुलर की, अभी के लिए एक्सियल। और बाकी आपको पहले पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में पूरा कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है ही है। ठीक है, एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को आप पढ़िए, देखिए और वहां से आप कवर कीजिए सारा। तो आपके सामने किडनी के बारे में व्यवस्था दी गई है, किडनी के लिए। तो किडनी में देखो क्या क्या होता है सर। किडनी जो होती है हमारी इस प्रकार से जुड़ी होती है, और वहां से दो पाइप्स निकलती है यूरिन वाली, और वो जाकर के यूरिनरी ब्लैडर बनाती है, और वहां से यूरेथ्रा होता है। तो अब देखो किडनी कितनी हुई, किडनी किडनी दो होती है, पहले किडनी आ गया, किडनी से यूरेटर होता है, यूरेटर, यूरेटर के आगे ब्लैडर होता है, ब्लैडर मतलब स्टोरेज हाउस, यूरिन को स्टोर करता है इसलिए यूरिनरी ब्लैडर, अगर वो बाइल को स्टोर करता है तो गाइल ब्लैडर, गोल ब्लैडर बोल देते हैं। और यूरेथ्रा पुरुष और स्त्रियों में दोनों में अलग अलग यूरेथ्रा, है ना, मूत्र नली का, ऐसे होता है सर। किडनी दो, यूरेथ्रा, यूरेटर भी दो, ब्लैडर एक होता है, यूरेथ्रा भी एक होती है। संख्या कल को पूछ लेते एग्जाम में। तो किडनी पहले आएगा बी, फिर यूरेटर ए आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वियर, यूरिन को रिजर्व करने वाला, ठीक है, और फिर यूरेथ्रा होता है, डी होता है। बी ए सी डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जहां पर भी है वही होगा। ठीक है, बी ए सी डी। यहां पर मैं एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करूंगा, आगे अपना क्वेश्चन आएगा वहां पर हम एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे। किडनी का साइज शेप जो होती है वो किसके जैसी होती है, सेम के बीज की जैसी, सेम के बीज की जैसी। ठीक है, राजमा देखो लगभग समथिंग लाइक वैसे, सेम का बीज थोड़ा ज्यादा इसका तुलना करते थे हम, सेम का बीज, ठीक है, उसके बीच से करते थे, बीन से, बीन जो होती है उससे। ओके, ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। तो यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन जो है एक्सियल से है या अपेंडिकुलर से है, सर ये सारा का सारा देखो हाथों और पैरों से क्वेश्चन आ गया, हाथों और पैरों से। ठीक है, तो एक सारा क्वेश्चन कहां से होना चाहिए, एक्सियल नहीं अपेंडिकुलर से है सर। अब क्वेश्चन देखो अपेंडिकुलर से। ठीक है, अब इस बार अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है, 126 होती है, 126। ठीक है, टोटल शरीर में 206 हड्डियां होती है टोटल। अभी हमने लास्ट तक चर्चा की। तो यहां पर इस्चियम वर्ड दिया हुआ, इस्चियम, तीन शब्द होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इन्फेंट होते थे, तीनों अलग अलग होती है, बड़े होकर के ये क्या बन जाते, एक बन जाते थे, हिप बोन कहते थे, हिप बोन, या कोक्सल बोन बोलते हैं, कोक्सल बोन बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोल देते हैं, ऐसा। ठीक है, इसके नाम हिप, या कल को हिप की जगह कोक्सल दे देगा, याद रखना है। तो इस्चियम जो होती है वो हिप के अंदर होती है। ठीक है, यानी तीन बोन मिलकर के हिप बोन बनाते हैं, तो एक बन जाते हैं। और हिप बोन बताओ किस में आती होती है, पेक्टोरल या पेल्विक, पेल्विक रीजन में आती थी, पेल्विक, पेल्विक रीजन में हिप बोन। हिप बोन कितनी होती है, दो होती है, लेफ्ट की राइट की, तो हिप बोन टोटल दो होती है संख्या में। ठीक है, ओके सर, ये बात अपनी क्लियर होगी। अब यहां से मेरा उत्तर बन रहा है नहीं बन रहा, फिर से मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे कम आता है क्वेश्चन, तो मैं कम आता है तो क्या कर पाऊंगा क्या, नहीं, डी का 2 सर, इतना ही पता, तो डी का 2 एक ही जगह पर, बाकी है ही नहीं, तो बाकी सारे एलिमिनेट आपके हो गए उत्तर। ठीक है, हो गया सर, हमारा उत्तर ही हो गया। थोड़े में एग्जाम में थोड़ा आता होगा, फिर भी आपको उत्तर देना आना चाहिए, कैसे करते हैं, और बट थोड़ा आना भी जरूरी है, पता लगे थोड़ा भी नहीं आता, फिर तो करते रहो एलिमिनेशन, है ना, खेलते रहो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वहां पर टाइम कंज्यूम होगा, केवल कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन आना भी जरूरी है। तो यहां पर प्रश्न को अब देखते हैं। रेडियस जो होता है, रेडियस, रेडियस हाथ के अंदर कलाई की हड्डी होती है, वहां पर होता है रेडियस एंड अल्ना, दो शब्द बोलते हैं, अग्रबाहु, फोर आर्म बोलते हैं, एक का तीन। अगली बात करें तो नेक्स्ट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कहां होता है सर, रिस्ट की कलाई, कार्पल्स बोलते होते हैं, उनमें से एक होता है कार्पल्स, टोटल कितने होते हैं, कार्पल बोल देते हैं। ठीक है, रिस्ट में 8 होते हैं, एक हाथ में, दोनों हाथों में 8 और 8 16 हो जाते होते हैं। फिर फिब्यूला बोलते हैं, फिब्यूला की बात की जाए, फिब्यूला, फिब्यूला कहां होती है सर, पैर की जो हड्डी होती है, जंघा। ठीक है, ठीक है, जंघा वाली को बोलते हैं फीमर, फीमर, ये फिब्यूला है। यानी फीमर से जस्ट नीचे आए तो क्या होता है सर, फीमर से जस्ट आए टिबिया और फिब्यूला दो होती है, जैसे हाथ में रेडियस अल्ना होती है नीचे वाली साइड में, ऊपर ह्यूमरस होती है, सेम ऐसी फीमर ऊपर होती है पैर में जंघा के पास। ठीक है, और उससे नीचे, घुटने से नीचे टिबिया फिब्यूला होता है, तो पैर की हो गई, तो सी का 4 हो गया उत्तर, अपना क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर। अब हमें एक्स्ट्रा चर्चा करनी है पूरे अच्छे से, इसको समझ रहे हैं सर। तो एक्सियल को तो हमने समझा 80 हड्डियां, एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे कि नाम बहुत बड़ा है तो इसमें संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, 126 हड्डियां होंगी। इस 126 हड्डियों में से हाथ और पैर आगे, हाथ आ गया आपका, पैर आ गया, हाथ अपर में आ गया, अपर एक्सट्रीमिटीज आ गया बाहर ऊपर से, पैर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज आ गई, लोअर। ठीक है, हाथ जो होते हैं हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं, देखो यहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेखला।
ठीक है, मेखला। हिंदी में बोलते हैं स्कंद मेखला, हिंदी वाले विद्यार्थी स्कंद मेखला, कि मेख कील को बोलते हैं कि स्कंद, कंधे वाली कील लगी हुई है शरीर में, यहां से स्कंद मेखला, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल। क्या बोला? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, गर्डल। ओके। ऐसी कूल्हे वाली हड्डी होती है, उसको बोलते होते हैं श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है। ओके। इंग्लिश में बोले तो पेल्विक, पेल्विक, ठीक है, ये तो वर्ड जानते हैं, पेल्विक गर्डल, ठीक है, गर्डल, GIRDLE, ठीक है। ओके, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश का माती मुझे। ओके, पेल्विक गर्डल, ठीक है। आगे बात करें तो प्रतिभा जी, सब समझ में आ रहा है आपको क्या सारे के सारे? तो ये तो हो गए सर स्कंद मेखला। कंधे में जो होती है दो हड्डियां होती है, एक होती है कौन सी होती है? एक क्लैविकल बोन होती है, एक साइड की बात कर रहा हूं, क्लैविकल। दूसरी होती है स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है, एक साइड में एक हुई, दोनों साइडों में दो दो होगी, चार होगी। यानी पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां होती है टोटल? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 हड्डियां होती है। सेम ऐसी पेल्विक गर्डल में हिप होता है, हिप, ये तीन तीन बोन से मिलकर के बनता है, बट बड़े जब 206 में काउंट करते हैं तो वो तीनों एक हो जाती है, तो दोनों साइड एक एक होगी, तो ये कितनी होगी टोटल? एक और एक 2 होगी, ठीक है। यानी गर्डल में, टोटल गर्डल में हमारे 6 हड्डियां होती है। मैं इनको साफ कर रहा हूं, ओके, ठीक है। अधिक अच्छे से समझ रहे हैं प्लीज आप क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है, हड्डियों की, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी सारी हड्डियां। एक बात। अब दूसरी बात करते हैं सर, हाथ को चलते हैं, ये क्या हुई? ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, कितनी होगी? 2 होगी सर। सेम ऐसी हम आगे आए, कलाई में आए, तो वहां पर रिस्ट बोन हुई, रेडियस और अल्ना, दोनों साइड में एक एक होती है, तो 4 होगी, रेडियस 2 और अल्ना भी 2, 4 और 2 6। अब आते हैं यहां पर रिस्ट में, रिस्ट कितनी होती है? रिस्ट को बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स कितनी होती है सर? कार्पल्स होती है आपकी 8 एक हाथ में, तो दोनों हाथों में 16 होगी, ठीक है, 16 होगी। मैं एक हाथ की गिना देता हूं, फिर अपनी पूरी हो जाएगी, काउंटिंग पूरी हो जाएगी पूरी पूरी। एक हाथ की गिनते पहले। ह्यूमरस एक होती है एक हाथ में, रेडियस भी एक, अल्ना भी एक, 2 हो गई। कार्पल्स 8 होगी। कार्पल्स से आगे देखो, हथेली के अंदर जो होती है उनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। हथेली के अंदर देखो कितनी है, अंगूठे समेत मिलाकर मेटाकार्पल्स 5 होंगी एक हाथ में, 5, ठीक है। फिर उंगलियों में आते हैं, उंगलियों में जब आप गिनते हैं अंगूठे समेत, तो कितने अंक गिन पाते हैं? 15 गिन पाते हैं क्या? नॉर्मली गिन लेते हैं गिनते टाइम, बट आप ज्वाइंट देखिए ना, उंगलियों में तो 3 3 हड्डियां हैं, हर उंगली में 3 3 हड्डियां हैं, उनको बोलते हैं फैलेंजेस, फैली हुई है जो, फैलेंजेस, ठीक है। उंगलियों में 3 3 है, प्रत्येक उंगली में 3 3 हुई, तो एक हाथ में 3 चौके 12 होगी, और अंगूठे में केवल 2 ही ज्वाइंट दिख रहे हैं आपको, 2, तो 14 फैलेंजेस कितने हो गए एक हाथ में? 14। अब इन सबको गिनिएगा, संख्या कितनी होगी टोटल? गिनो संख्या, संख्या कितनी हुई? 8 और 1, 8 और 2 10, 5 और 1 6, 6 और 4 20 और 10 30 हो गई एक हाथ में हड्डियां, एक हाथ में 30 हुई, दूसरे हाथ में भी 30 हो गई, 60 हड्डियां हो गई सर हमारे हाथ में। पेक्टोरल गर्डल की आई कितनी? आई पेक्टोरल गर्डल की 4 आई। तो हाथ की मैं बात लिख देता हूं यहां पर, हाथ की मेरे पास 60 हड्डियां आ गई सर, दोनों हाथों की आ गई, दोनों हाथ गिना दी मैंने यहां पर, ठीक है। ओके, अब हम पैर को गिनते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पैर पर फिक्स करते हैं। हमारे पास हाथ आ गया है, हाथ, ठीक है। ओके, हाथ की कितनी आ गई? 60 हड्डी आ गई, पेक्टोरल गर्डल की 4 आ गई, हिप भी हमारे पास 2 आ गए। अब पैर को गिनना शुरू करते हैं। पैर में करें, पहली फीमर होती है, फीमर, फिर घुटने पे होते हैं नी कैप जिसको बोलते हैं, इसका क्या नाम है? नी कैप। नी बोन का नाम बताइए, बहुत ही प्यारा सा नाम, नी बोन का नाम बताइए। और पैर में नीचे आते हैं सर, क्या होता है? फिब्यूला और टिबिया, एक एक पैर में एक एक होती है, तो ये 2 होगी, फीमर एक पैर में एक होती है, नी कैप एक होती है, जिसको पटेला बोलते होते हैं, पटेला। और क्योंकि हाथ में ये नहीं होती, कोहनी के पास में ऐसे नहीं होती, हाथ और पैर हमारे समान ही हड्डियों के रूप में, ठीक है, उतनी हड्डियां हाथ में उतनी पैर में है, एक पैर में, ठीक है। यहां पर फिर नीचे आए तो पैर के अंदर के चीज को बोलते हैं टार्सल। टार्सल कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि एक अपना हाथ की तरह जैसे 8 होते हैं हाथ में, यहां पर इस ज्वाइंट पर कार्पल पर, यहां पर 7 है क्योंकि एक पटेला में चला गया, ऐसे इमेजिन कर लेंगे। सेम मेटाकार्प हाथ की तरह ही है, पैर भी हमारा हाथ की तरह ही है। कितने हो गए सर? मेटा टार्सल, यहां पर बोलेंगे मेटा टार्सल, नोट कार्पल, टार्सल पैर में कितने सर? 5। आगे फेलेंजेस सेम हाथ की तरह होंगे, फेलेंजेस कितने होंगे सर? एक पैर में 14 होंगे, ठीक है, 14 होंगे टोटल। गिना सर, सबको गिनेंगे तो कितनी होगी? 30 संख्या फिर होगी, यानी एक पैर में भी 30 होगी, तो दोनों पैर में मिलाकर के 60 होगी हड्डियां। तो टोटल कितनी होगी सर? 60 और 60 120 हड्डियां, प्लस में गर्डल में जोड़ी, पेक्टोरल में 4 और हिप में जोड़ी 2, कितनी होगी? 126 बोन होगी, 126 बोन होगी सर, 126, 126 हड्डियां होगी। याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। पेल्विक गर्डल की आयुषी मैम कहां पर आएंगी? हिप में नहीं आएंगी क्या? पेल्विक गर्डल की हिप में आई, हिप को पेल्विक गर्डल बोलेंगे, उसको हम कैसे बोल देंगे पैर में? कैसी बात करते हैं आयुषी मैम आप? कितना ही समझा लो, आपको समझ ही नहीं आता है। ओके, क्लियर होगी 1 to 6। तो इस तरीके से एक्सेल की बात की हमने 80 और अपेंडिकुलर की बात की 1 to 6। सब हड्डियों के नाम याद होने चाहिए, बहुत ही इजी है,
एक पार्ट याद होगा, दूसरा अपने आप याद होगा। आपको कम से कम बस 50 एक हड्डियों के नाम याद करने, वो ऐसे ही याद हो चलते फिरते, पता ही लगेगा। ठीक है, एक बार करने लगोगे वैसे ही हो जाएगा। आगे करते सर, 206 हड्डियां टोटल होगी शरीर में। कार्पल स्टार्सल का एक एक नाम हम आगे करेंगे, अगला क्वेश्चन जब आएगा उसमें। नेक्स्ट प्रश्न आप करिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, प्लीज करिएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर अंकित सोनी साहब, कहा क्या कहा? स्टेनसेंस डक्ट, थोड़ा सा भी पता तो आपको अच्छे से पता हो कि ये सर सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है, सलाइवा निकालती होती है। सर तीन सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल, लैंग्वेज बोलते हैं जीभ से, जीभ के नीचे सबलिंगुअल, ठीक है। एक होती है सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर बोलते हैं मैंडिबल नीचे वाले जबड़े को, मतलब सब मैंडिबुलर नीचे वाले जबड़े के आसपास, मैंडिबुलर, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के पास से जो डक्ट पाइप निकलती है, पाइप डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसंस डक्ट, स्टेनसंस डक्ट, ठीक है, स्टेनसंस डक्ट, पैरोटिड। ओके, तो प्रश्न का उत्तर तो मिल गया सर मुझे, स्टेनसंस डक्ट, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात करते हैं, सब लिंगुअल जीभ के पास से, तो ये भी दो निकलती होती है। लिंगुअल वाली को क्या बोलते हैं? जीभ के आसपास है, डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं, डक्ट ऑफ रेविनस, रेविनस। सब मैंडिबुलर, एम को उल्टा करो, वार्टन, वार्टन, वार्टन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? ये होगी सर जीभ की, डक्ट का नाम है क्योंकि, और ये सारी तीनों की तीनों कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि डक्ट उसी के पास होती है जो एक्सोक्राइन होती है, जो ज्यादा मात्रा में रस निकलेगा समझ लो उसके पास पाइप मिलेगी। सलाइवा, लार आपकी थोड़ी बनती है दिन में सर, पूरी भरी मुंह भरा रहता है 24 घंटे, और कभी कभी तो टपकने भी लग जाती है, मुंह से लार टपकना, है ना, टपकने लग जाती है, इतनी होती है सर लार। कहने का मतलब ये ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, सलाइवा में क्या होता है? पानी होता है, सोमाली सैन में, बहुत बढ़िया। सलाइवा में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी होता है। अगली बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवा बनाया, इसमें अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या होता है सर? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। अब टाइलिन क्या करता है? टाइलिन सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक तो उत्तर ये बनता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट में भी किसका सर? पॉलीसैकेराइड, जो स्टार्च है अपना, उसको किस में करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है, प्लस में डेक्सट्रीन बना देता है, यानी भोजन का पाचन अपने मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ये कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है। ये लॉजिक यहां से देते हैं हमारे ऋषिवर, जब ज्ञान देते हैं कि सर मुख में रखते ही भोजन हमारा पचना शुरू हो जाता है, इसलिए मुख में ही भोजन को ज्यादा से ज्यादा चबाया जाना चाहिए। चबाने का कारण यह है कि एक तो उसमें लार मिलेगी, भोजन सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा लार मिलेगी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्च है आंतों को कम काम करना पड़ेगा, यहीं से स्टार्च में लार जितनी मिलेगी, एक तो वो भोजन सॉफ्ट हो गया, दूसरा उसमें लार मिलने के कारण टाइलिन क्या करेगा? माल्टोज को जल्दी से किसमें इसको स्टार्च को माल्टोज में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर लेगा, हमारा काम इजी कर देगा, ठीक है। ये इसकी मेन भूमिका हो जाएगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा पैरोटिड ग्लैंड होगी। अब एड्रिनल ग्लैंड है, उसके पास में कोई डक्ट होती है क्या? एड्रिनल सर कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन है, कोई भी इसके पास डक्ट नहीं है। पिट्यूटरी भी एंडोक्राइन है, इसके पास कोई डक्ट नहीं होती। कॉमन सेंस देखो कितने अच्छे प्रश्न दिया एग्जामिनर ने, डक्ट ही नहीं है इनके पास, 2 और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है, डक्ट ही नहीं है इनके पास, एड्रिनल और पिट्यूटरी पास। पेनक्रियाज सर एंडोक्राइन भी है, एक्सो भी है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन के रूप में नो डक्ट, ठीक है, नो डक्ट, ओके, कोई डक्ट नहीं है। कौन सी सेल काम करती है इसमें? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन इसमें आता होता है, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स होती है। अल्फा से ग्लूकागोन निकलता होता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, डेल्टा से सोमेटोस्टैटिन निकलता होता है, एफ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स यहां से निकलते होते हैं। क्लियर है? ओके सर, एंडोक्राइन के पार्ट है। एक्सोक्राइन में पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, जूस, ठीक है, रस निकलता है, जो छोटी आंत में जाकर के कहां पर? ड्योडिनम में, छोटी आंत के ड्योडिनम पार्ट में एम्पुला ऑफ वेटर नामक जगह है, वहां पर जाकर के अपना रस डालता है, अकेले नहीं डालता। पैनक्रियाटिक डक्ट, इसका नाम क्या होता है? पैनक्रियास से जो डक्ट निकली उसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट निकली, वो अपना सारा रस जाकर के ड्योडिनम के अंदर डाल देगी, और साथ में कौन लेकर के आएंगे? साथ में लेकर के आएंगे लीवर से आ रही है डक्ट, उसको लीवर वाली डक्ट का क्या नाम है सर? हिपैटिक डक्ट, वो आती है गोल ब्लैडर के साथ मिलकर के, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, सीबीडी। अब सीबीडी प्लस में पेनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, दोनों मिलकर क्या बोलते हैं? हिपैटो
पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटिक बोले तो लीवर, पैनक्रिएटिक बोले तो पैनक्रियास, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट के रूप में एक होकर के एम्पुला ओवेटर नामक जगह पर ड्यूडिनम के अंदर अपना सारा रस डाल दिया जाता है। ऐसे ही तो होता है। क्लियर है सर? प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सिंपल प्रश्न था, हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा, जितना हो सकता था उतना अच्छे से, जितनी इस प्रश्न में जरूरत है। अगला प्रश्न सर ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न, किडनी से रिलेटेड। ओके, अब सर आप लोग उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, मैं अलग चर्चा करता हूं। ये एक नेफ्रॉन का प्रश्न है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहां होता है? किडनी के अंदर होता है, यानी रीनल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, रीनल सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ओके, तो किडनी के अंदर क्या होता है? खून जाता है, खून वहां पर फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के सर कहां चला जाता है? सारा का सारा खून हमारे पास रह जाता है, और जो एक्सेस जो अमोनिया पार्ट है, ठीक है, वो घुल करके सर शरीर में से निकाल दिया जाता है, यानी यूरिया आदि पार्ट को हम निकाल देते होते हैं, टॉक्सिन जो होते हैं निकाल देते होते हैं, टॉक्सिन निकालने के लिए होता है मेनली, ठीक है, टॉक्सिन निकालने के लिए होता है। तो इसमें काम कौन करता है? सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के पास छोटी छोटी ये ब्लड वेसल जाती होती है, और वहां पर एक ऐसे कैप्सूल होता है जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या हुआ सर? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोला, ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस में बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये क्या करते होते हैं? ये अब देखो, मालपीगियन बॉडी वर्ड याद है क्या आयुषी मैम? मालपीगियन वर्ड को तो नहीं भूले होंगे, मालपीगियन शब्द आया था एक, मालपीगियन बॉडी, ठीक है, उसको नहीं। मालपीगियन बॉडी का मतलब समझाइए क्या होता है? मालपीगियन बॉडी में क्या क्या चीजें आती होती हैं? मालपीगियन बॉडी में क्या क्या चीजें आती होती है? ग्लोमेरुलस क्या हुआ? फिल्टर करने वाला, यहां से जो फिल्टर हो रहा है ये ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, नीचे क्या होता है? इसके नीचे का नाम बोमेन्स कैप्सूल, ये कैप्चर करेगा सारा का सारा बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर के हम वर्ड यूज करते हैं मालपीगियन बॉडी। क्या यूज किया? मालपीगियन बॉडी, ठीक है, दोनों को इकट्ठा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है सर। ये अब यहां से ब्लड फिल्टर होना शुरू हो गया, फिल्ट्रेट जो है इसके अंदर आता है, सबसे पास वाली पाइप को पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी पास वाली, फिर नीचे एक लूप लगता होता है, क्या बोलते हैं उसको? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद दूर जाते तो डीसीटी आ गया, दूर जाते टाइम डीसीटी आ गया। डीसीटी के बाद में सर अपना क्या होता है? ब्लड को जो यूरिन बन गया है उसको कलेक्ट करने, कलेक्टिंग डक्ट होती है लास्ट में, कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं इसको बोलूं अगर सही तरीके से तो नेफ्रॉन समथिंग लाइक ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से कैप्चर किया, और ये लूप ऑफ हेनले आया, और ऐसे कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इसमें नामकरण मैं करता हूं फिर से। पहला होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद में बोमेन्स कैप्सूल आया, ठीक है, जिसने कैप्चर कर दिया फिल्ट्रेट को, बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल के जस्ट पास में उसको, पास वाली को प्रोक्सिमल बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्विटी ट्यूबल्स। थोड़ा सा बीच में एक लूप आता है लंबा सा, ठीक है, जो मेडुला के अंदर जाता है, किडनी के अंदर, उस लूप का मतलब है लूप ऑफ हेनले, या हेनलेस लूप बोल देते हैं, हेनले, ठीक है, हेनले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी हेनले लूप। फिर अगर दूर चले गए तो डिस्टल कॉन्विटी ट्यूबल्स, डीसीटी, और आगे इसमें यूरिन बन गया है, उसको कौन करते होते हैं? कोलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कोलेक्टिंग डक्ट। यहां पर अपना ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस दे रखा है, बी हो जाएगा, ग्लोमेरुलस को बी बोला, आगे पीसीटी को बोला है सी, लूप ऑफ हेनले को क्या बोला है? डी, और डीसीटी को बोला है ए, यानी बी सी डी ए, बी सी डी और ए, जहां भी है वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी ए, बी सी डी ए, लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा अच्छे समझने के लिए एक बार आप गूगल कर लेना, नेफ्रॉन की जस्ट पिक्चर देख लेना, पिक्चर में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, केवल पिक्चर मात्र से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर। ओके, अब किडनी से कभी कभी ओवर अगर ब्लड शुगर हो जाए तो क्या होगा? किडनी से ओवर शुगर, ग्लूकोज बढ़ जाए तो ग्लूकोज को निकाला जाएगा ज्यादा। जब ग्लूकोज ज्यादा निकले किडनी से तो उसमें क्या होगा सर? यूरिया बार बार निकलेगी, यानी पेशाब बार बार आएगा, तो पोली यूरिया हो जाएगा, पोली यूरिया, ठीक है, और प्यास बार बार लगेगी, पोली डिप्सिया हो जाएगा, डिप्सिया। कुछ खाने को मन करेगा बार बार, पोली फेजिया हो जाएगा, फेजिया, ठीक है, क्लियर है सर? ओके, ये कंडीशन याद रखना, क्या क्या इनका मतलब? पोलीयूरिया मतलब पेशाब करना बार बार, पोलीडिप्सिया मतलब डिप्सिया प्यास लगना बार बार, पोलीफेजिया मतलब बार बार खाना, ठीक है। तो लास्ट टाइम बात आई थी कि सर पोलीयूरिया, यूरिया यानी यूरिन आना, यूरिन आना, और वो भी ज्यादा मात्रा में आना, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक बताया कि किडनी चाहती है कि फिल्टर कर दे आपकी ग्लूकोज को, ज्यादा ज्यादा निकाल दे, ठीक है, उस कंडीशन में। और कभी कभी एक हार्मोन नाम आया था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर निकलेगा, अगर ज्यादा आया तो नो यूरिन, यानी कम यूरिन आएगा, ठीक है। अगर ये कम आया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो सर यूरिन बहता चला जाएगा, रुकने से भी नहीं रुकेगा, ठीक है, ऐसा बार बार आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
ये इतनी सी बात है। बाकी एडीएच पर हम जब पिट्यूटरी आदि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे एडीएच पर भी। आशा करता हूं आज की बातें अपनी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।